बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो वजारत ख़ारजा ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने। तो जो दफ्तर ख़ारजा का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि अफ़गानिस्तान से राब्ते में थे जो दहशतगर्द मारे गए हैं। और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जाफ़र एक्सप्रेस पर होने वाले हमलों में मुलव्वस शिद्दत पसंदों के अफ़गानिस्तान में टेलीफोनिक कॉलें करने के सबूत मिले हैं और मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब ये अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ा है, लेकिन DGISPR ने एक स्टेप और आगे गए हैं और उन्होंने कहा जी कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले का जो मरकज़ी स्पॉन्सर है वो भारत है। बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हमले पर DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिलकर, और इन्होंने कुछ तफसीलात पेश की और बताया कि ये ऑपरेशन हुआ कैसे। एक उन्होंने बताया जी इलाका बड़ा दुश्वार गुजार था। वो दहशतगर्दों ने, आपको पता है, मैं पहले भी आपको ये कह रहा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा इलाका चुना जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के आने में और उनके ऑपरेशन करने में उनको दिक्कत पेश आए। दहशतगर्दों ने इंतहाई मुनज़्ज़म कार्रवाई की और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया और FC चेक पोस्ट पर भी हमला किया गया, जबकि ट्रेन पर हमले के बाद मुसाफिरों को उतार कर टोलियों में तकसीम किया और भारतीय मीडिया पूरे वाक़े की मिस रिपोर्टिंग करता रहा। वो वीडियोस भी इन्होंने पेश की कि भारतीय मीडिया ने कैसे इसको मिस रिपोर्ट किया। मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए। जब भारत में कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान का मीडिया भी जिस तरह पाकिस्तान की रियासत के मफाद में होता है वैसे रिपोर्ट करता है। तो जब भारत किसी वाक़े को रिपोर्ट करेगा तो वो अपने अंदाज में रिपोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत से मौक़िफ़ तो लेना नहीं है, उसने तो जो शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेना है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हालात ख़राब होते हैं तो भारत और भारतीय मीडिया तो खुश होगा। तो उन्होंने बताया कि बार बार इंडियन मीडिया चैनल पे कुछ वीडियोज़ ऐसी दिखाई गई जो दहशतगर्द तंजीम की जानिब से शेयर की गई। कुछ पुरानी वीडियोज़ भी दिखाई गई। इनका फैक्ट चेक किया तो मालूम हुआ कि ये पुरानी वीडियोज़ हैं और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ें थी, वो भी दिखाई गई। उन्होंने कहा जी 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने एक धमाका करके पटरी को तबाह करके ट्रेन को रोका। इसकी तो वीडियो मौजूद है। फिर उन्होंने कहा हमारे FC और आर्मी के जवानों ने इलाके का मुहासरा किया हुआ था। दहशतगर्द टोलियों की शक्ल में लोगों को लेकर बाहर मौजूद थे। दहशतगर्दों पर हमारी स्नाइपर की टारगेटेड फायरिंग के नतीजे में एक ऐसा मंजरनामा बना, इस सूरत हाल में मगवियों को वहाँ से फरार होने का मौका मिला। उन्होंने इसकी एक वीडियो भी पेश की, DGISPR ने दिखाई। जनाब ये वीडियो आप देख लें कैसे लोग वहाँ से भागते रहे। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनको आप कभी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे डाल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा जी बड़ी हमारी प्लानिंग थी और प्लानिंग के ज़रिए से दहशतगर्दों को इंगेज किया गया, लोगों को छुड़वाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। बच्चों और ख़वातीन को ट्रेन के अंदर रखा और चौकी पर हमला करके 3 FC जवान शहीद किए। दहशतगर्दों के पास बैरून मुल्क का असला भी मौजूद था। क्लाशनकोव्स वगैरह थी उनके पास। ये वैसे रशियन वेपन है क्लाशनकोव। ये अफगान वार पूरी की पूरी इसी पे हुई है। बलूचिस्तान में अगर आप कभी जाएं तो नाजरीन वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो वेपन मिलेगा वो क्लाशनकोव है। उसके बाद अब कुछ अमेरिकन वेपन आ रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा की बेल्ट है या पश्तून बेल्ट है, वहाँ पे आपको M4 मिलेगी, M16 मिलेगी। ये वो गन्स हैं जो अमेरिकन यूज़ करते हैं। ये आपको पश्तून बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप बलोच बेल्ट में जाएंगे तो आपको क्लाशनकोव मिलेगी, आपको वहाँ पे G3 मिलेगी, आपको वहाँ पे ज़रा डिफरेंट किस्म के वेपन्स मिलेंगे। ये वो वेपन्स हैं जो ज़्यादातर रशियन यूज़ करते हैं, अफगान वॉर के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो अब तो उनके पास भी बड़ा जदीद असला है। यहाँ पे जो बलोच शिद्दत पसंद हैं उनके पास भी बहुत जदीद। पहाड़ पे बैठे उनके स्नाइपर की जानिब से ज़रार कंपनी पर एक फायर आया। हमारा एक नौजवान इससे भी जख्मी हो गया। उन्होंने ये भी कहा। फिर उन्होंने कहा कि ट्रेन ड्राइवर समेत बच जाने वाले मुसाफिरों के वीडियो बयानात भी उन्होंने पेश किए। फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन होता रहा, कितने घंटे ऑपरेशन चलता रहा। मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस की तारीख का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। आज भी जो सवाल किया गया कि ये बंदे गए किधर, यानी 440 की तादाद में बताया जाता है ट्रेन में बंदे थे, 300 के करीब बताया जाता है कि रेस्क्यू किए गए हैं। तो बाकी लोग कहाँ गए? जो शहीद हुए हैं उनकी तादाद हुकूमत जो है वो 30 तक भी नहीं बताती, उससे कम बताती है। तो ये सवाल पूछा गया तो इस पर वहाँ पे सरफराज बुगटी साहब ने कहा जी देखें मामला ये हो सकता है कई लोग ट्रेन पे गए ही ना हो सकता है कई लोग कहीं उतर गए हों,
हो सकता है कई लोग भागे हों जो अभी तक मिल ही नहीं रहे, और हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो अभी तक यरगमाली हों या उनको लेकर वो साथ चले गए हों। तो ये मैंने आपको पहले भी इतला दी है कि कुछ यरगमालियों को जो दहशतगर्द हैं वो अपने साथ भी ले गए थे और वो अभी तक रिकवर नहीं हुए, ये मकामी सहाफ़ियों का दावा है। बहरहाल अब ये देखते हैं, और वो बेचारे कहते हैं जी हमारा आपने नाम नहीं लेना, वो ये कहते हैं जी हमें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारी यहाँ पे जान खतरे में है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें वो लोग बताते हैं। कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो मुतमिन नहीं कर पाए, यानी खास तौर पे ये कि जो नंबर्स ऑफ डेथ्स है या जो असैसिनेशन हुई है लोगों की, वो नंबर कितने हैं, इस बारे में अभी भी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले उनका भी ये कहना है कि वो उनको तसल्ली बख्श जवाब इस बारे में नहीं मिला। लेकिन एक बात क्लियर की है DGISPR ने कि इसके पीछे भारत है मरकजी स्पॉन्सर। अच्छा, पाकिस्तान को अब साबित करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक स्पॉन्सर्ड कार्रवाई करवाई बकौल DGISPR के, और उस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। तो एक तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमारी एजेंसियां इस सरजमीन पे मौजूद हैं और वो नाकाम हो गई, और भारतीय एजेंसियां जो हैं वो भारत में मौजूद है और उन्होंने स्पॉन्सर किया और एक कामयाब अटैक करवा दिया। तो DGISPR ने कहा कि इसके पीछे भारत है। देखिए ये इसके दो फेजेज हैं, आप दो में इसको लें। पहला फेज ये है कि हमला, उसकी मंसूबाबंदी और हमले को एग्जीक्यूट करना। यहां तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम रहीं, और भारत अगर स्पॉन्सर्ड है तो फिर भारत जो है वो इसमें कामयाब रहा, यहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। दूसरे फेज में जहां पे ऑपरेशन करना था, यरगमालियों को बचाना था या दहशतगर्दों को मारना था, इसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई है, और इसके लिए जो फोर्सेज हैं वो तहसीन के लायक है। तो जहां नाकामी है उसका भी जिक्र करना चाहिए, जहां कामयाबी है उसका भी जिक्र करना चाहिए। तो इसमें DGISPR ने यह नहीं बताया कि जिम्मेदार कौन है। देखिए जिम्मेदारी का तयन जरूर होना चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। दहशतगर्दों ने तो वही किया जो उन्हें करना है, दहशतगर्दों ने वही किया जो वो हमेशा से करते चले आए। लेकिन यह सवाल उठाना कि हमारा इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसके लिए कौन से अफसरान जिम्मेदार हैं और उनका एहतसाब कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी आना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करके कौम को बताना चाहिए, क्योंकि देखें बहुत सारे मासूम लोग शहीद हुए हैं जो मुसल्ला नहीं थे और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। यहां एक चीज और है जो पकड़ी है जुबैर अली खान साहब ने, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाल ही में हुकूमत के अताब का निशाना बने, एस्टेब्लिशमेंट के, इनको नौकरी से भी निकलवाया गया, इनके ऊपर सख्ती भी की गई। अब जो नुक्ता इन्होंने उठाया इसके बाद इन पर भी गद्दारी का ही फतवा लगना और क्या लगना है, लेकिन टेक्निकल नुक्ता है जो इन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जी कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें और कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू के अंदर तजाद है, यानी दोनों जगह DG साहब अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बताया कि जब फौज के स्नाइपर्स के जरिए से दहशतगर्दों को एंगेज किया गया तो कुछ लोग वहां से भागे और इस दौरान उन पर फायरिंग की गई दहशतगर्दों की जानिब से, जिससे कुछ हमारे लड़के जो हैं वो शहीद हो गए। दूसरी जानिब कामरान शाहिद को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा था कि दौरान ऑपरेशन कोई हलाकत नहीं हुई। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हो गया तो कोई भी शहीद नहीं हुआ, दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि दौरान ऑपरेशन जब कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, क्योंकि यहां पे देखें हुआ ये है कि दहशतगर्द थोड़ी तादाद में रह गए थे, जो बड़ी तादाद में दहशतगर्द थे वो इलाका छोड़कर पहले ही चले गए थे, और वो जाते हुए इनको यहां छोड़ गए थे और कह गए थे कि तुम अब मरने जा रहे हो, या वो अपने तरीके से, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि वो राइट पे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि तुम शहीद होने जा रहे हो, तुम्हें सलाम पेश करते हो, और वो चले गए। ये ऐनी शाहिदीन ने बताया, ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यूज मौजूद हैं। तो वो जो दहशतगर्द पीछे रह गए थे वो 5 या 6 थे ऐनी शाहिदीन के बकौल, और जब वहां से कोई टोला उठ के भागता था यरगमालियों का तो वो उनके ऊपर गोलियां चलाते थे। ये बात ऐनी शाहिदीन ने बताई। तो DGISPR ने ये बात बताई, लेकिन कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जो उन्होंने दावा किया वो इसके बरक्स था। वहां पे वो ये कह रहे थे कि कोई एक भी शहादत नहीं हुई जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो ऑपरेशन शुरू होने के बाद। लेकिन अब क्योंकि वक्त गुजर गया है तो तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। जो सबसे अफसोसनाक पहलू था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अहाता किया, ये सारी खबरें आपने पढ़ ली होंगी, तफसीलात आपके पास मौजूद होंगी। उन्होंने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने बताया कि भारत पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहा, अब भी मुलव्विस है। तो पाकिस्तान को अब यह साबित करना चाहिए आलमी सतह पर,
और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का जो इंसिडेंट है, इसके पीछे भारत कैसे मुलव्विस है और भारत ने किस तरह सहूलतकारी की है, और इसके सबूत और चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सामने लाकर पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की हुकूमत है उसको रखनी चाहिए। जैसे कि इमरान खान साहब के दौर में दुनिया के सामने शवाहिद और चीज़ें रखी गई थी। जो सबसे अफसोसनाक बात हुई वो ये हुई कि सरफराज बुगटी और DGISPR दोनों ने मिसिंग पर्सन के मामले पे जस्टिफाई किया, यानी दोनों ने मिसिंग पर्सन्स के इशू को जस्टिफाई किया। वो कहते हैं जी अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है, बरतानिया में भी होता है, दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन मुल्कों में लोग मिसिंग हो जाते हैं। देखिए, कोई अचानक से मिसिंग हो जाता है वो एक अलग बात है। एक बंदा है, उसे किसी दहशतगर्द ने अगवा कर लिया, अलग बात है। एक बंदा है, उसे किसी उसके जानने वाले ने अगवा कर लिया, अलग बात है। एक बंदा वैसे ही मिसिंग हो गया किसी हादसे में, वो अलग बात है। लेकिन जब किसी को मिसिंग कर दिया जाए रियासत की जानिब से तो वो एक बड़ी खौफनाक बात है। अब जिन मुल्कों की ये मिसालें दे रहे हैं, क्या दुनिया की कोई एक ऐसी फौज हो, मैं आपको वैसे ही पूछ लेता हूं कि दुनिया की कोई एक ऐसी फौज है जो ऑफिशियली आकर बैठ के मिसिंग पर्सन के मामले को डिफेंड करे? हाँ, ये तो कह सकते हैं कि जी हमने किसी बंदे को मिसिंग नहीं किया, ये भी कह सकते हैं कि हम मिसिंग पर्सन नहीं करते या हम किसी को ऐसे गायब नहीं करते, ये कहना तो ठीक है। लेकिन क्या कोई भी फौज या कोई भी वजीर आला मिसिंग पर्सन के इशू को जस्टिफाई कर सकता है कि दुनिया में होते हैं जनाब, हमने भी कर दिए? क्या एक गलत दूसरे गलत के लिए जवाज हो सकता है? अगर दुनिया में कहीं होता भी है तो क्या दहशतगर्दों को ही मिसिंग पर्सन किया जाता होगा ना किसी जगह पे? पाकिस्तान के अंदर तो आप देखें ना, सहाफियों को मिसिंग पर्सन किया गया, मैं आपके सामने बैठा हूं, शायरों को मिसिंग पर्सन किया गया, अहमद फरहाद की मिसाल आपके सामने। अभी हाल ही में हमारे ज़ईम लगारी साहब जो हैं वो 8 दिन मिसिंग पर्सन रहकर वापस आए हैं, और उनको जो है वो इसलिए लेकर गए कि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ उन्होंने खबर दे दी थी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान में उन्हें मिसिंग पर्सन कर दिया जाता है। फिर जो वकला हैं उन्हें मिसिंग पर्सन कर दिया जाता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बाद से सियासतदानों को मिसिंग पर्सन किया गया, उन्हें गायब किया गया। तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? मैं उम्मीद करता हूं कि वो मौलवी अब उछल उछल के जो है वो DGISPR के इस बयान का पोस्टमार्टम जरूर करेंगे, और उन्हें करना चाहिए, दलाइल के साथ करेंगे, क्योंकि उन्हें बोलने की बड़ी सलाहियत दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो उन्हें ये जो DGISPR का बयान है इसके ऊपर पूरी शद और मद के साथ, पूरे जोर के साथ आकर जनाब अपना नजरियाती बयान देना चाहिए मिसिंग पर्सन के हवाले से, जैसा कि इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जरूरत नहीं करता कि इस तरह के जुल्म और बर्बरियत को जस्टिफाई करे, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा हुआ। और बुगटी साहब कह रहे हैं जी बलूचिस्तान में ये मामला इतना क्यों उठाया जाता है, ये तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है। देखें, जो लोग उठा रहे हैं ये मामला, उनके अपने प्यारे लापता हैं, वो मिल ही नहीं रहे। मारंग बलूच या उनके साथ जो बेशुमार खवातीन हैं जो रोजाना निकलते हैं, जो बुजुर्ग निकलते हैं, जो बच्चे निकलते हैं, वो ये कहते हैं जी हमारे प्यारे लापता हैं, हमें वापस करें, हमें बताया जाए वो कहां पे है। वो कई दफा ये कहते हैं जी हमें हड्डियां ही वापस कर दें, हमें लाशें ही वापस कर दें, हम उन्हें दफना तो लें, हमें सब्र तो आ जाए। अगर कोई बंदा कत्ल हो जाए, यानी DGISPR साहब ने दहशतगर्दी का इसमें हवाला दिया कि दहशतगर्दी में जो लोग शहीद हो जाते हैं उनकी भी तो फैमिली है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने पूरी जंग लड़ी है, मैं फ्रंट लाइन पे इसकी कवरेज करता रहा हूं, आइंदा भी करता रहूंगा, और हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा रहूंगा, अपने मुल्क के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मामला यह है कि वहां पे पता चल जाता है कि यह आदमी शहीद हो गया है, लेकिन जो शख्स मिसिंग पर्सन हो जाता है ना, जो कभी मिलता नहीं है, तो सारी जिंदगी के लिए आंखें दरवाजे पे लग जाती हैं घर वालों की। ये किसी आदमी के मरने से बड़ी तकलीफ है। नादरीन, जो अपोजिशन की तरफ से मुतालबात हैं उसमें ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी के इस्तीफों का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है, और हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि ख्वाजा आसिफ जिम्मेदारी कबूल करें, मोहसिन नकवी इस जिम्मेदारी को कबूल करें और वो इस्तीफ़ा दें। वैसे तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, और जो वहाँ का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है जिसे नाकामी हुई है उन्हें भी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा रवाज नहीं है कि लोग इस्तीफ़ा दें। आज का दिन नाज़रीन ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने बड़ी जारहाना तकरीर की है। आज का दिन उनके नाम है, बहुत सारी तकारीर हुई, लेकिन उनमें सबसे शानदार तकरीर ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने की। उन्होंने सानिया के हवाले से बात की, उन्होंने हुकूमत के हवाले से बात की, जाली हुकूमत के हवाले से बात की। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को आईना दिखाया, क्योंकि उनकी तकरीर भी हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया कि इस शख्स को तो वज़ीर दिफा होना ही नहीं चाहिए था, ये तो रेहाना डार साहबा से इलेक्शन हारे हुए, और हर दफ़ा जब अपोजिशन में जाते हैं तो फौज को गालियां देते हैं।
तो उन्होंने बड़ी खुलकर आज बात की। जरताज गुल वजीर साहबा का दिन था आज कौमी असम्बली में, उन्होंने शानदार बात की है। और इसके अलावा अभी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग भी आने वाले दिनों में इस सेशन में इस इशू के ऊपर तकारीर करेंगे। नाजरीन, साइफर केस जो था वो कचरे के डब्बे में चला गया। मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये तारीख के कूड़ादान में जाएगा। मैं बार बार आपको कहता रहा। जब इसका फैसला आया था ना अडियाला जेल के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि जिस उजलत के अंदर यह फैसला लिखा गया और जिस तरह इसका ट्रायल चलाया गया उजलत में, इसका कोई सर पांव नहीं है, ये उड़ जाएगा। अब जनाब हाई कोर्ट ने इसका जो तफसीली फैसला जारी किया है उसके अंदर बताया जी कि जो इस्तगासा या प्रोसिक्यूशन है या हुकूमत है वो अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। एक बिल्कुल ही फारिग किस्म का केस जो है उन्होंने दायर किया। और अगर आप तफसीली फैसला पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हुकूमत चारों शाने चित हुई है। जितना बयानिया साइफर के मामले में बनाया गया, यहां पे हमारे बहुत सारे बहरूपिये, बहुत सारे जो है वो बंदे उछल उछल के कह रहे थे कि जनाब इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, किसी सूरत में साइफर से बच नहीं सकता, सजाए मौत मिलेगी। ये पुड़क पुड़क के इस तरह की खबरें दे रहे थे वो साइफर, वो प्याजे कचरे के डब्बे च। तो मैं पहले आपको यह बता रहा था कि इस तरह के केसों का ऐसा ही अंजाम होता है, लेकिन अब बंदोबस्त तो किया गया है। और बंदोबस्त यह किया गया है कि शायद अब साइफर को अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ले जाएं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ले गए तो आईनी बेंच तो आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अपना मन मर्जी बेंच इस हुकूमत ने बनाया हुआ है। लेकिन इस केस के पल्ले कख नहीं है, ये जो मर्जी कर ले, उल्टे लटक जाए। इस केस में इमरान खान साहब को सजा नहीं दिलवा सकते। वैसे भी उधर जो बाइडन की हुकूमत खत्म हो गई है, अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है। किसी वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से वहां से कोई इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए ना कि कैसे पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, तो ये साइफर वाइफर सारा कुछ ही उलट जाएगा। बल्कि ये रिजीम जो है इसको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और उन्होंने कहा जी सियासी फायदों के लिए अदलिया में जोड़ तोड़ किया जा रहा है। ये जो ट्रांसफर्स की जा रही हैं, इस मामले को लेकर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं। कुछ और बार्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही हैं और ये सारा मामला उठाया जा रहा है। एक और खबर है नाज़रीन, और ये अब बिलावल के और जरदारी के ना गले पड़ गया। आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, इन दोनों के गले पड़ गया है पानी वाला मामला और इनकी जान नहीं छूट रही। यानी जो सिंध का पानी इन्होंने बेचा है बकौल उमर अयूब साहब के, वो पानी बेच के इनको पैसा हजम नहीं हो रहा। अभी 9 अरब रुपए का जो है वो बजट लिया है, ग्रांट ली है, सवाब दीदी फंड ये बिलावल ने लिया है कि 9 अरब रुपया जितने मर्जी ला दो जाके मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक। तो अब जनाब वो जो पानी है वो इन्हें हजम नहीं हो रहा और बिलावल जरदारी ने कहा कि पानी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, तमाम मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। लेकिन चोरी तो पकड़ी गई है। पानी चोरी करने के लिए या सिंध का पानी जो है वो फौज के ज़ेरे निगरानी जो एक ग्रीन इनिशिएटिव चल रहा है, ग्रीन पाकिस्तान का एक प्रोग्राम चल रहा है, वो पानी उस तरफ शिफ्ट करने के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब के अपने अहकामात मौजूद हैं और उनके अपने प्रेसिडेंट के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से उन खबरों को शेयर किया गया। तो जरा इसको एक दफा आप समझ लें कि आसिफ अली जरदारी साहब ऑफिशियली ओन कर चुके हैं इन 6 नहरों को जिनके खिलाफ अब बिलावल बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चंद चीजें ऐसी हैं, ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, या ये जो पीका का ऑर्डिनेंस है, या ये जो नहरें निकालने वाला मामला है, ये पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, सबूत मौजूद है, इनसे पीछे हट के भाग नहीं सकती। क्योंकि इन सारी चीजों को इन्होंने खुद इनिशिएट किया है, बंद कमरों के अंदर खुद ये सारी चीजें सरेंडर की हैं। और अब ये किसी सूरत भी मगरमच्छ के आंसू बहाकर सक्के सवित्रे नहीं बन सकते, ये गोंगलुओं से मट्टी नहीं झाड़ सकते। पाकिस्तानी अवाम इनको पहचान गई है। नाजरीन, जो सोलर वाली बिजली है उस हवाले से भी एक खबर है और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत जो सारिफीन को बिजली दे रही है उसकी जो बेसिक कीमत है वो 48 रुपए 80 पैसे फी यूनिट है और कई टैक्सेस इसके अलावा है। लेकिन सोलर लगवाने वालों से जो बिजली हुकूमत खरीदती थी, पहले हुकूमत करती ये थी कि सोलर वालों से बिजली ले लेती थी, सारा दिन वो बिजली हुकूमत को बेचते थे, इजाफी रिवर्स मीटर्स लगे हुए थे, हुकूमत ने ये पॉलिसी दी हुई थी, और शाम को वो लोग वापस खरीद लेते थे हुकूमत से बिजली। तो इस तरह उनको बिल नहीं आते थे। अब हो ये रहा है कि इन्होंने, हुकूमत ने जो बिजली खरीदने का रेट मुकर्रर कर दिया वो 10 रुपए यूनिट कर दिया। यानी 10 रुपए यूनिट ये खरीदेंगे एक सारिफ से, और शाम के वक्त जब उसका सोलर काम करना बंद करेगा तो हुकूमत उसको जब बिजली बेचेगी तो वो 48 रुपए यूनिट में कम से कम बेचेगी या इससे ऊपर बेचेगी।
तो यहां कीमत को 10 रुपए कर दिया। अंदाजा करें, हर चीज में चोर बाजारी है। पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्री चल नहीं रही तो आम आदमी को पीसने का पूरा इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने किकबैक्स के पागलपन के अंदर इतने बड़े बड़े मंसूबे लगा दिए और इतने सारे मंसूबे लगा दिए बिजली के, जिनकी हमें जरूरत भी नहीं थी। हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं। हमाद अजहर साहब बता रहे थे कि हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों के अदादो शुमार जारी करना भी बंद कर दिए हैं। बता ही नहीं रही कि गर्दिशी कर्जे कहां तक पहुंच गए हैं। इन दोनों भाइयों के शौक ने पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है। उधर कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट करके यह बताया कि शरीफ फैमिली ने सोलर इंपोर्ट किया। शरीफ फैमिली, पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत ने उनसे खरीदा। शरीफ फैमिली ने लोगों को खरीदने पर मजबूर किया और एक बार जब यह हो गया तो अब शरीफ फैमिली ने टैक्स लगा दिया और ग्रीन यूनिट की कीमतें कम कर दी गई। यह होता है कारोबार। तो सिंपल इज दैट। कासिम सूरी साहब ने इसको सिंप्लीफाई किया है अपने तरीके से। नादरीन, इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इस पे जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने अपनी लॉ क्लर्क सकीना बानो को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए भेजा है ताकि वो 3 सवालात का जवाब लेकर आए। और वो जो 3 सवालात हैं वो ये हैं, मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं या नहीं। नंबर 2, इमरान खान से वकला की फहरिस्त की तस्दीक करवाई जाए। नंबर 3, इमरान खान के वकालतनामे पर दस्तखत करने की इजाजत है या नहीं। तो ये अब, क्योंकि वो पहले ये कह रहे थे कि लेकर आओ इमरान खान को, नहीं तो उनको वीडियो लिंक पे लेकर आओ, आप क्यों मुलाकातें नहीं करवा रहे। तो उन्होंने कहा जी हम करवा देते हैं मुलाकातें। तो अब जो है वो उन्होंने कहा जी मेरी ये जो लॉ क्लर्क है ये जाएगी इमरान खान से मिलने और ये 3 चीजें पूछ कर आकर अदालत में बताएंगी। नाज़रीन, खबरें और भी है मेरे पास, नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।